Hi, hello everybody. Welcome to HVGMS Science classes. Today we are going to study about types of tissue. This is our chapter number 6, tissue, and we are discussing about animal tissue today. इससे पहले टिश्यू आपके दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। प्लांट टिश्यू के जो टाइप्स होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं, इनके बारे में हमने पहले स्टडी कर लिया था। प्लांट टिश्यू आपके मेनली दो तरह के होते हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फिर उनके जो टाइप्स थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। नाउ वी कम टू एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू आपके मेनली 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के मेन टिश्यू होते हैं अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में। सभी एनिमल्स में, जो भी आपके लार्ज एनिमल्स होते हैं, सब में इस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल से मतलब होता है जो बाहरी त्वचा होती है आपकी, या आपके कोई इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको बनाने वाले, आउटर कवरिंग बनाने वाले टिश्यू को हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू में, जब हमने टीएस स्टडी किया था स्टेम का, तो जो सबसे आउटर लेयर होती है सेल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो उसी से यहाँ पर ये नाम मिला है इसको, एपिथेलियम। एपी का मतलब होता है आउटर, ठीक है, एपी का मतलब क्या होता है? आउटर। तो उसी से वर्ड बना है एपिथेलियम। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू जो क्या करता है? आउटर कवरिंग बनाता है, मतलब आपकी स्किन बना रहा है, और साथ में आपके कोई इंटरनल ऑर्गन्स है, आपका हार्ट है, किडनी है, लीवर है, स्टोमक है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं, इनकी जो आउटर लेयर होगी वह किसकी बनी होगी? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो जोड़ने का काम करे। जैसे आपकी बॉडी में बोन्स होती हैं, ब्लड होता है, कार्टिलेज होते हैं, और भी कई तरह के इसमें सब टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। उनको हम 1 बाय 1 बाद में पढ़ेंगे। आप अभी बस इतना ध्यान रखें, कनेक्टिव टिश्यू कौन होगा? जो जोड़ने का कार्य करेगा ना। तो आपकी जो हड्डियाँ होती हैं ये पूरी बॉडी में जुड़ी हुई रहती हैं, और मसल से इनको जो जोड़ने का काम करती हैं वो कार्टिलेज होती हैं। तो उनको भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देन उसके बाद आपका आता है मस्कुलर टिश्यू। आपकी जो बॉडी में मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, वह कौन बनाता है? मस्कुलर टिश्यू बनाता है। मस्कुलर टिश्यू में हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेड एंड वॉल्यूंटरी। स्ट्रेटेड को हम वॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं, और दूसरी होती है नॉन स्ट्रेटेड इनवॉल्यूंटरी या स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये एक ही टाइप की मसल है, लेकिन इसके 3 नाम हैं, नॉन स्ट्रेटेड, इनवॉल्यूंटरी एंड स्मूथ मसल। ठीक है, और तीसरे प्रकार की है आपकी कार्डियक मसल, जो आपकी हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद चौथा टाइप आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू जो आपके ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, जो आपकी बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। इसमें आपके बेसिकली क्या आते हैं? न्यूरॉन्स आते हैं, नर्व फाइबर्स आते हैं, गैंग्लियंस आते हैं। ठीक है, तो ये सब मिलकर आपके नर्वस टिश्यू को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी टिश्यू को मोटा मोटा देख लिया एक बार, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। अब हम शुरू करेंगे एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू जैसे मैंने अभी आपको समझाया, एपिथेलियल टिश्यू कौन होते हैं? जो आपकी कवरिंग करते हैं, बॉडी को कवर करते हैं, किसी भी ऑर्गन की कवरिंग को बनाते हैं, वे एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट टाइप जो आता है आपका, वह है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्यूब से बना है, मतलब क्यूब जैसी सेल्स, ऐसी एपिथेलियम जिसकी सेल्स कैसी होंगी? क्यूब जैसी। क्यूब आप समझते हैं ना, जो घन होता है आपका, वर्गाकार बॉक्स होता है, उसको हम क्यूबॉइडल बोलते हैं, घन। देन कॉलमनार, कॉलम जो होता है आपकी लंबी लंबी कॉलम होते हैं आपके, उस तरह की यदि सेल्स होती हैं एपिथेलियल टिश्यू में, तो हम उसको बोलते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। देन आपके आता है स्ट्रेटिफाइड एंड ग्लैंडुलर
एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मतलब होता है जब बहुत सारी स्क्वेमस लेयर जो होती है, स्क्वेमस क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे आपके टेक्स्ट बुक में जैसे दे रखा है उस तरीके से, बहुत सारी जब लेयर बना लेती है स्क्वेमस एपिथेलियम तो वे क्या कहलाती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहलाती है। देन ग्लैंडुलर सेल होती है, कुछ सेल्स ग्लैंड्स में बदल जाती हैं तो वे अब हमारी क्या कहलाएंगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहलाएंगे। तो इस तरह से हम इसको आगे पढ़ेंगे। हम इसको स्टार्ट करते हैं अभी एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, सबसे पहले आपकी क्या आएगा, एपिथेलियल टिश्यू। तो आप थोड़ा सा यहाँ बुक में देखें, हम यहीं से शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू से। ठीक है, व्हेन वी ब्रीथ we can actually feel the movement of our chest। जब हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हमारा चेस्ट जो होता है मूवमेंट करता है, हमने सांस ली तो चेस्ट में मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट क्यों हो पा रहा है, किस तरह से हो पा रहा है, हाउ डू दिस बॉडी पार्ट मूव, हमारे बॉडी के पार्ट किस तरह से मूव कर रहे हैं, हमारा हाथ मूव कर रहा है, गर्दन, आंखें, मुंह, सारी चीजें मूव कर रही हैं, तो ये कैसे मूव कर पा रही हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल्स। इसलिए कर पा रहे हैं मूवमेंट क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मसल सेल्स होती हैं। ठीक है, मांसपेशियां होती हैं और वे क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं और रिलैक्स हो सकती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिस कारण उनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। इन सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, तो उससे हमारी जो बॉडी होती है उसमें मूवमेंट होता है। तो आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब समझ गए होंगे आराम से, आई थिंक। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। ब्रीथिंग के दौरान जब हम सांस लेते हैं, वायु को अपने अंदर लेते हैं, वह हमारे माउथ से या नोस्ट्रिल्स जो होते हैं, हमारे नेजल प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, उससे वह अंदर जाती है, ट्रेकिया में होते हुए लंग्स में जाती है। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, तो फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, बॉडी के अंदर जाने के बाद ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाती है। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल थ्रू ब्लड। इसके बाद लंग्स में जाने के बाद बॉडी, लंग्स में हमारे एल्वियोलाई होते हैं, छोटी छोटी गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती है, उनमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और फिर उसके बाद वह ब्लड में मिल जाती है। ठीक है, इन एल्वियोलाई के आसपास क्या होते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे ये क्या है, हमारा माउथ है या नोस्ट्रिल है, इससे होते हुए एयर कहाँ जाएगी, आपके लंग्स में जाएगी। ठीक है, आपके दो जोड़ी वन पेयर, एक जोड़ी आपके लंग्स होते हैं, जैसे ये आपका लंग्स है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका राइट लंग। तो राइट लंग में आपका ये, इसको हम क्या बोलेंगे, विंड पाइप। विंड पाइप से होते हुए एयर आएगी, इसको हम बोलेंगे ट्रेकिया। फिर ये छोटे छोटे और महीन दूसरी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रेकिया और ट्रेकियोल। तो इस तरह से जब बहुत फाइन ब्रांचेज लास्ट में हमें मिलती हैं, उन ब्रांचेज पर क्या पाई जाती हैं, एल्वियोलाई। इस तरह के बहुत सारे सैकड़ों स्ट्रक्चर हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई। इन एल्वियोलाई की सरफेस पर, इनकी सरफेस पर क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब जिनके अंदर ब्लड फ्लो होता रहता है हमेशा। और ये होती है हमारी आर्टरियोल्स, इनको हम कहते हैं आर्टरियोल्स। जब ऑक्सीजन हम मुंह से तो क्या इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं। ठीक है, एयर ही लंग्स के अंदर जा रही है और एयर ही इन एल्वियोलाई में भी आ रही है, लेकिन एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है O2, वह इन ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, ब्लड वेसल से छोटे छोटे ब्लड वेसल्स मिलकर एक बड़ी ब्लड वेसल बना लेंगी। ठीक है, एक आर्टरी बना लेंगी। ठीक है, या वेन बना लेंगी, वेन या आर्टरी। तो इनके अंदर जब ब्लड आता है तो वह कहाँ जाता है, आपके हार्ट के अंदर आता है, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, हार्ट के अंदर आपके ब्लड चला गया और फिर उसने पूरी बॉडी में उस
ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर दिया। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि हम ब्रीथिंग में एयर इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, और एल्वियोलाई के अंदर वो ऑक्सीजन जाती है, लेकिन एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है आपके ब्लड में जाती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? एल्वियोलाई से ब्लड में जा रही है। ठीक है, कहाँ चली गई? ब्लड में। तो इस तरह से ब्लड क्या करेगा? फिर ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा। Why would cells need ऑक्सीजन? ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है बॉडी के अंदर, और कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ये हमने यहाँ पर समझ लिया, सीख लिया। लेकिन अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि बॉडी इस ऑक्सीजन का करती क्या है? हम ऑक्सीजन को इनहेल क्यों करते हैं? ऑक्सीजन का क्या कार्य है बॉडी के अंदर? तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइडेड क्लू टू दिस क्वेश्चन। हमने इससे पहले आपके सेल चैप्टर पढ़ा था। सेल चैप्टर में हमने सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ा था, और सेल ऑर्गेनिल्स में ही आपके एक ऑर्गेनिल आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या देखा था कि आपके जो फूड होता है, ठीक है, क्या होता है? फूड। ये हमारा सेल है। प्रत्येक सेल तक कौन पहुंचता है? फूड। आफ्टर डाइजेशन, ठीक है, हम फूड खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में वह टूट जाता है। जैसे हमने फूड खाया था स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। फाइनली उसका डाइजेशन हुआ, अब वह बदल गया ग्लूकोज में। किस में बदल गया? फूड स्टार्च ग्लूकोज में बदल गया। अब ये ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया? आपकी सेल के अंदर। ठीक है, अब सेल को क्या करना है? कार्य करना है। कार्य करने के लिए उसे क्या चाहिए? प्रत्येक कोशिका को, प्रत्येक सेल को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वह एनर्जी आपको कहाँ मिलेगी? सेल के अंदर स्थित माइटोकॉन्ड्रिया से। हमने पहले पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें आपके फूड मटेरियल उसमें जाता है, और वहाँ पर एक साइकिल चलता है, और एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का मतलब ऊर्जा। ठीक है, जो भी ऊर्जा ग्लूकोज इसके अंदर जाएगी सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ग्लूकोज आपका टूट जाता है CO2 में और वाटर में। ठीक है, किसमें टूट गया? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। लेकिन इसको तोड़ने के लिए कौन जरूरी है? आपकी ये ऑक्सीजन यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज CO2 में और H2O में टूट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि हम फूड खाते हैं तो क्यों खाते हैं, और हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन हमने अंदर इसलिए ली ताकि हम उस फूड का, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसका क्या कर सके? रेस्पिरेशन कर सके या ऑक्सीडेशन कर सके। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहते हैं। और जब ये प्रोसेस होता है तो यहाँ पर क्या बनती है? एटीपी मॉलिक्यूल बनती है, मतलब एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बनती है, जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो जब भी किसी बॉडी पार्ट को या किसी सेल को या किसी ऑर्गेनिल को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऊर्जा की जरूरत होगी तो वह इस एटीपी का यूज करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका सारा प्रोसेस आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम फूड लेते हैं तो फाइनली सेल में जाता है, हम जो भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वे भी फाइनली सेल के अंदर जाता है, और वहाँ पर क्या होता है? उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की सहायता से। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर अच्छे से समझ ली हैं। ओके, ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सबस्टेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो होता रहता है 24 घंटे, हमेशा कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता है। और यदि ब्लड फ्लो होना रुक जाए तो बॉडी क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? फिर डेड बॉडी कहेंगे। तो व्यक्ति यदि कार्य कर रहा है तो उसके अंदर ब्लड भी फ्लो हो रहा है, वह खाना भी खा रहा है और सांस भी ले रहा है, मतलब ऑक्सीजन भी वह अंदर ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स। ब्लड क्या करता है? सभी सेल्स तक ऑक्सीजन और फूड को पहुंचाता है।
It also collects wastage from all parts of the body and carries them to the liver and kidney for disposal. तो जब ये से प्रोसेस होते हैं, सेल के अंदर आपके फूड पहुंचता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती हैं जिन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जब वह चलती हैं तो वहाँ पर कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, कुछ गंदे चीज़ें भी बनती हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस बनते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो ये कार्य कौन करता है? ये कार्य आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। मतलब जैसे आपके किडनी होती है, वो आपके ब्लड को फिल्टर करती है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे ये सब वापस कहाँ जाएंगे? ब्लड के अंदर आ जाएंगे। अब ब्लड से उनको बाहर निकालना है तो ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा। तो फिल्टर करने का काम कौन करेगा? फिर किडनी करेगी। किडनी में ब्लड जाएगा और वहाँ से ब्लड फिल्टर होगा और जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे वे यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ये सारे सिस्टम आप 10th क्लास में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप थोड़ा शॉर्ट में इसी को इस तरह से समझे कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वे कोऑर्डिनेशन के रूप में, ठीक है, समन्वय के साथ एक दूसरे का साथ देते हुए सभी कार्य परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने समझ लिया कि ब्लड क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको भी बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन अवर बॉडी। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात करी है, एक तो ब्लड और दूसरा मसल्स, जिसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं? हाथ पैर में मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये क्या है? ये टिश्यू है, बॉडी के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू हैं। टिश्यू क्या होते हैं? हमने सबसे पहले शुरू में ये पढ़ा था, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच कैन परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो क्या कर सकते हैं? एक विशेष प्रकार का कार्य परफॉर्म कर सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो अलग अलग टिश्यू अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो जो टिश्यू जिस प्रकार का कार्य करता है हम उसको उस प्रकार का नाम दे देते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आपकी बुक में भी यही चीज लिखी हुई है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स फ्रॉम मस्कुलर टिश्यू। तो हमने दो चीज़ों के बारे में जो बात की थी कि ब्लड क्या होता है, तो ब्लड आपके एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कनेक्टिव टिश्यू ब्लड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बुक में 6.1.3 और 6.3.1 एपिथेलियल टिश्यू। आपके एनिमल टिश्यू का फर्स्ट टाइप होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, कहाँ वे पाए जाते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल लैंग्वेज में यदि आपसे पूछा जाए कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, तो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू ये आपके बॉडी को या बॉडी ऑर्गन्स को कवर करने का कार्य करते हैं, उनकी आउटर मेम्ब्रेन बनाने का कार्य करते हैं। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं और कैविटीज पाए जाते हैं, कैविटीज का मतलब खाली जगह, रिक्त स्थान, उन सबको कौन कवर करता है? एपिथेलियल टिश्यू ही उनको कवर करता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। इसके अलावा ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन से बनने वाले ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उन सबको ये सेपरेट करता है, अलग अलग रखता है, उनको एक दूसरे से इंटरमिक्सिंग नहीं करने देता है। बैरियर का मतलब होता है अवरोध। यह अवरोध उत्पन्न करता है उनके बीच में, उनको दूर दूर पे रखता है। ओके, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो जो आपकी स्किन है, त्वचा है, चमड़ी है आपकी, वह किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इसके अलावा लाइनिंग ऑफ माउथ, जैसे आपने मुंह खोला तो आपको अंदर एक लेयर दिखी, ठीक है, वह आपके इंटरनल ऑर्गन की एक लेयर है। तो वह जो कवरिंग है वह भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, और उसके अलावा आपकी जो स्किन है, बॉडी पर जो भी दिखाई दे रहा है आपको, वे सब एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है।
इसके अलावा लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, वेंस और आर्टरीज होती हैं, वह भी किसकी बनी होती हैं? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। मतलब उनकी लाइन, ऊपरी परत, ऊपरी उनकी जो लेयर होती है, कवरिंग होती है, वह भी एपिथेलियल टिश्यू की होती है। लंग एल्वियोलाई, अभी मैंने आपको बताया था लंग के अंदर क्या होता है? एल्वियोलाई होता है। यह एल्वियोलाई भी जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, परत होती है, वह भी किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. Epithelial tissue जो होते हैं वह टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, बहुत कंप्रेस्ड तरीके से एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल चिपकी हुई सेल्स होती हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। जैसे हमने आपकी प्लांट टिश्यू में पढ़ा था, आपके जो एरियोलर टिश्यू होता है उसमें क्या होता है? बीच में स्पेस होता है और एयर उसमें इकट्ठी होती है। उस तरह का यहाँ काम नहीं होता है। बहुत बिल्कुल चिपकी हुई सारी सेल्स होती हैं, बहुत कंप्रेस्ड होती हैं और एक कंटिन्यूअस शीट बनाती है। शीट का मतलब जैसे ये पेपर है आपका, ठीक है, ये पेपर क्या है? अपने आप में एक शीट है। तो इस तरह की एक लंबी चौड़ी क्या बनाती है? वो शीट बनाती है, ठीक है, एक लंबी चौड़ी शीट बनाती है एपिथेलियल टिश्यू। They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. इनके जो सेल्स होती हैं आपस में जुड़ने के लिए उनमें बहुत कम सीमेंटिंग मटेरियल का यूज होता है और ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब उनमें इंटरसेलुलर स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं होता है। Obviously anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ अंदर आ रही है या अंदर से बाहर जा रही है तो उसको क्या करना पड़ता है? कम से कम एपिथेलियम की एक लेयर से जरूर पास होना पड़ता है। एपिथेलियल टिश्यू के जरूर संपर्क में वह आता है। एज ए रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body. तो हमारी जो एपिथेलियम सेल्स है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी कि एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं इनसे होकर ही किसी मटेरियल को बॉडी के अंदर आना पड़ता है, ठीक है, इनसे उनका संपर्क जरूर होता है। तो इनकी क्या होती है? एक परमेबिलिटी होती है, जैसे हमने पढ़ा था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह SPM होती है। उसी तरह से इनकी जो मेम्ब्रेन होती है टिश्यू की सेल्स की, उसकी परमेबिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव होती है और काफ़ी उसका महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। Regardless of the types, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. तो आपके जो इतनी सारी टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, इनकी इतनी सारी टाइप्स होने के बावजूद भी इनके नीचे क्या होती है? एक लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट का मतलब होता है जैसे हम मकान बनाते हैं तो पहले उसकी एक नींव होती है जो ज़मीन से जुड़ी हुई होती है या आपके मकान को सीधा खड़ा रखने में, ज़मीन से जुड़े रहने में काफ़ी हेल्प करती है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डायग्राम दे रखे हैं इधर। इन डायग्राम्स में नीचे जो ब्लू कलर की आपके ये मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फाइब्रस एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन आप इसको कह सकते हैं, जो एक एपिथेलियम को दूसरे एपिथेलियम से या दूसरे टिश्यू से अलग करने के काम आती है, ठीक है। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। अलग अलग एपिथेलिया होते हैं, वे अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
For example, in cells lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substance occurs through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium. This is called simple squamous epithelium. तो यहाँ पर हम एक टाइप जो है एपिथेलियल टिश्यू का, उसको हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले जो एनिमल टिश्यू है पूरा है एपिथेलियल टिश्यू। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला जो आपके टिश्यू आता है वह कौन सा आता है, एपिथेलियल टिश्यू। इसकी खास बात क्या है, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसकी आउटर कवरिंग कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है सबकी प्रोटेक्टिव कवरिंग एक लेयर कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट टाइप है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, हम आप लोग फुल फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है सिर्फ स्क्वेमस। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं सिंपल इक्वेमस। इक्वेमस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आजकल ब्रिक्स आती हैं, ईंटें आती हैं, इस टाइप की ब्रिक्स आती हैं और ये मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी पेवमेंट बनाती है। मतलब जैसे रोड बनाते हैं, कच्चे रोड भी इनको कहते हैं हम। एक रोड तो वह होता है जो डामर से बनता है और एक रोड वह होता है जो इन ईंटों से बनाया जाता है। ठीक है, जिसे हम इंटरलॉकिंग भी कहते हैं। तो इस तरह की जो सेल्स होती हैं वह क्या बनाती हैं, उसी तरीके से इंटरलॉकिंग वाली एक शीट बनाती है। मतलब एक लंबी चौड़ी शीट बना लेती हैं, बहुत सारी इधर भी जुड़ जाएंगी, इधर भी जुड़ जाएंगी और क्या बना लेंगी, एक शीट बना लेंगी, एक कवरिंग बना लेंगी, एक लेयर बना लेंगी। उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू या सिंपल इक्वेमस कह सकते हैं। दो अब आप यहाँ ऊपर फर्स्ट लाइन से देखें, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइन। तो ये कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। तो आपको यहाँ पर यदि नोट्स बनाना है तो आप बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में इधर दे रखा है ना, आप क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से नोट्स बना सकते हैं। ये कैसी होती हैं, वेरी डेलिकेट लाइन। ये क्या बनाते हैं, बहुत पतली, बहुत महीन, बारीक लाइनिंग, बहुत पतली झिल्ली ये बना सकते हैं। ठीक है, और ये कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं। फ्लैट का मतलब चपटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपकी पेवमेंट होती है, सड़क होती है, इंटरलॉकिंग होती है, तो वह क्या होती है, चपटी ईंटें होती हैं, वे आपस में जुड़ कर क्या बनाती है, एक परत बना लेती है। इसी वजह से ये क्या होती है, फ्लैट होती है। पाई कहाँ जाती है, इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ blood vessels, they form lining of blood vessels। आपकी जो blood vessels होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनकी लाइनिंग बनाती है। साथ में एल्वियोलाई जो मैंने अभी आपको बताया था, लंग्स में होते हैं, गुब्बारे नुमा छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनमें आपकी एयर जाती है और उससे ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, आपके एक लाइनिंग बना रहे हैं। ठीक है, बहुत पतली मेम्ब्रेन बना रहे हैं और ये कौन बना रहा है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स बना रही है। देन simple aqueous cells
are extremely thin and flat and form a delicate line. The esophagus and the lining of mouth are also covered with squamous epithelium. इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाइटें बनाती हैं। इसके अलावा इसमें ये फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका, दूसरा फंक्शन हो गया आपका, क्या लिखेंगे आप? इसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ। इसोफेगस, इसोफेगस क्या होती है? ध्यान रखें, इसमें आगे ओ आता है, ओ इसोफेगस नहीं बोलेंगे, इसको इसोफेगस बोलेंगे, ओ साइलेंट होता है। इसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ, ये दो जगह पर और प्रेजेंट होती है आपके जो माउथ है, आपने मुंह खोला तो आपको जो अंदर लाइनिंग दिख रही है बहुत पतली और लाइनिंग होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है माउथ में। वह भी किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। इसोफेगस क्या होता है? अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था, जैसे हमारा माउथ है, ठीक है, ये क्या है? हमारा माउथ है, और ये क्या है? नीचे हमारा स्टोमक है। ओके, तो ये जो लंबी केनाल होती है, एक लंबी सुरंग होती है, नली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस कहते हैं, ठीक है, समझ गए आप? इसको हम ग्रास नली या इसोफेगस बोलते हैं, ग्रास नाल भी बोलते हैं, जिसमें आप भोजन करते हैं और वह कहाँ पहुँचता है? स्टोमक में पहुँचता है। तो इसोफेगस क्या होता है ये आप समझ गए होंगे आई थिंक। The skin which protects the body is also made of squamous epithelium. Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. तो हमने यहाँ पर एक और लिख रखा है डी नंबर पे, stratified epithelial tissue। तो stratified का मतलब क्या होता है? जब एक लेयर के ऊपर कई सारी लेयर्स जम जाती हैं, जैसे आप बिस्तर जमाते हैं, ठीक है, चादर जमाया आपने, एक चादर लिया, उसके ऊपर दूसरा चादर जमाया, फिर उसके ऊपर तीसरा चादर, तो वहाँ क्या बन गई? एक लेयर्स की एक स्टैक बन गई, एक गड्डी बन गई, जैसे आप नोट जमाते हैं उसकी गड्डी होती है। उसी तरह से यदि स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस जो सेल्स होती है, टिश्यू होता है, उसकी बहुत सारी लेयर बन जाती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके दूसरे नंबर का टिश्यू आ जाता है, ठीक है, जिसे आप क्या कहेंगे? आप इसको नोट कर लें अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। तो सेकंड नंबर का टाइप हम यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड नंबर का टाइप क्या है आपके? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ईपी का मतलब क्या है यहाँ पर? एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत सारी लेयर्स एक के ऊपर एक ऐसे जम जाती हैं, ठीक है, जैसे आप डायग्राम्स में देख सकते हो। सबसे नीचे जो डी में बताया गया है आपके, ये कौन सा टिश्यू है? स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है, ठीक है। बहुत सारी लेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो जो आपकी स्किन होती है, आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे आपकी माउथ की इनर लाइनिंग है, ठीक है, वह क्या है? बहुत पतली है, बहुत डेलिकेट है, लेकिन जो आपकी स्किन होती है वह काफ़ी मोटी होती है। इसको आप थोड़ा स्क्रैच करेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यदि आप माउथ के अंदर कोई नुकीली चीज़ से थोड़ा सा भी स्क्रैच करेंगे तो वहाँ पे आपको दर्द होगा और वह जो लेयर है कट जाएगी, ब्लीडिंग होने वहाँ पर लगेगी। आप ब्रश करते हैं बहुत सी बार तो आपके मसूड़े छिल जाते हैं, या आपकी जो बकल कैविटी की लाइनिंग होती है, माउथ की लाइनिंग होती है, वह छिल जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन स्किन पर ऐसा नहीं होता है। तो इसका कारण यही है कि ये जो लेयर्स होती हैं स्किन की, स्क्वेमस टिश्यू की जो लेयर्स होती हैं वह बहुत सारी होती हैं, काफ़ी मोटी होती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये कहाँ पाई जाती हैं? सबसे पहले तो आप इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी में आप क्या लिखेंगे? मैनी लेयर्स ऑफ
स्क्वेमस टिश्यू। स्क्वेमस टिश्यू उसकी कई लेयर या स्क्वेमस सेल्स की कई लेयर इसमें पाई जाती है। ठीक है, फंक्शन क्या होगा इसका, फंक्शन क्या होगा, या ये कहाँ पर पाई जाती है, क्या करती हैं, दे फॉर्म स्किन, ये त्वचा बनाती है। स्किन, आपकी स्किन बनाने का कार्य कौन करता है, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम स्किन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, देन where absorption and secretion occurs as in the inner lining of the, अब आप सेकंड पैराग्राफ में देखें, ऊपर से नीचे जो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ है इसमें देखें आप इधर, where absorption and secretion occurs, absorption मतलब अवशोषण और secretion मतलब श्रवण, यानी कि कोई चीज जब बाहर निकलती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब तो अंदर आती है, अवशोषित होती है, और सिक्रीशन का मतलब बाहर निकलती है, रिलीज होती है, तो उसे सिक्रीशन कहते हैं। तो जहाँ पर ऐसा कार्य होता है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। तो आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन मतलब आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, आपने सुना होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी आंतें होती है। ठीक है, 15 से 16 फुट की आपके आंतें, मीटर, 15 से 16 मीटर की आपकी आंतें होती हैं बॉडी के अंदर, जो आपकी लंबाई से भी काफ़ी लंबी होती हैं यदि आप इसको पूरा लंबा करें, और ये स्टमक के नीचे आपके एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। तो इनके अंदर क्या होती है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि हम फूड खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, और फूड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, फिर उसके बाद हमारा ब्लड उसको अवशोषित कर लेता है। तो वह ब्लड में कैसे अवशोषित होंगे, पहले वह उनको कहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा, दिस कॉलमनार एपिथेलियल सेल से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये कार्य कहाँ पर होता है, आपके कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू में होता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है, जैसे कि आपकी इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, इनमें कैसी सेल होंगी, टॉल। आप यहाँ पर सी नंबर वाले डायग्राम में देख सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ पर जो सेल्स दिखाई गई हैं वह काफ़ी लंबी सेल्स होती हैं, और हम इनको बोलते हैं कॉलमनार। कॉलम जैसी, कॉलम आप समझते हैं ना, कॉलम जैसे ये आपने मकान बनाना है तो कॉलम उठाएंगे, ठीक है, एक स्तंभ, कॉलम का मतलब क्या था, स्तंभ, और हिंदी में इनको स्तंभाकार कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉलमनार सेल्स होती हैं, और इनके ऊपर सीलिया भी प्रेजेंट होता है। सीलिया का मतलब छोटे छोटे बाल नुमा या धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। तो यदि वे भी इनके ऊपर प्रेजेंट होती है तो हम इनको सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। दिस कॉलमनार का मतलब पिलर होता है, स्तंभ जैसा होता है। एपिथेलियल फैसिलेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, तो ये क्या करती है कॉलमनार सेल्स, ये मूवमेंट कराने का कार्य करती है, मतलब मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान करने का कार्य ये करवाती हैं। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू आल्सो हैज सीलिया। ठीक है, तो पहला तो ये कहाँ पाई जाएगी, अब हम आ गए हैं आपके थर्ड नंबर की टाइप पर। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम कहाँ आ गए, थर्ड नंबर के एपिथेलियल टिश्यू पर आ गए हैं। दिस इज टाइप 3 ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड इट इज कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे आप, इसको पूरा नाम क्या होगा, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। डायग्राम आपने देखा है, ये लंबी कोशिकाएं होती हैं, रोड लाइक। ठीक है, रोड जिस तरह से आपके रोड होती है, छड़ होती है, उस तरह से इनमें न्यूक्लियस होता है, और बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म वगैरह सभी चीज़ें इनमें होती हैं, लंबी सेल से बनाती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आपके लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, कहाँ पाई जाती है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। आंतों की जो लाइनिंग होती है, अंदर वाली सतह होती है, उनमें ये पाई जाती है। देन
आपकी कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, जहाँ पर ये क्या काम करती है? एब्जॉर्प्शन का। इसका फंक्शन यदि आप पूछा जाएगा तो व्हाट आर देयर फंक्शन? फंक्शन क्या होता है इनका? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये इनका कार्य होता है। दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मटेरियल्स, मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा यदि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, किसी भी मॉलिक्यूल का अंदर आना बाहर जाना, उसको क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स और मॉलिक्यूल्स। ये मटेरियल्स मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर आने जाने के लिए भी रास्ता प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनको अंदर आने जाने के लिए ये परमिएबिलिटी देते हैं, उसको परमिट करते हैं। इसके बाद हमने इसमें खास बात क्या पढ़ी? ये पहली चीज तो कहाँ पाई जाती है? इंटेस्टाइन में पाई जाती है। यदि ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है, या जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप या ट्रेकिया, जैसा भी मैंने बताया था आपको, आपका ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। आपने नाक से सांस लिया, मुंह से सांस लिया, और ये एक लंबी नली में प्रवेश करता है, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? ट्रेकिया या विंड पाइप बोलते हैं। इससे होते हुए वायु कहाँ जाती है? आपके फेफड़ों में, लंग्स में जाती है। तो इस विंड पाइप क्या होता है? उसमें भी ये सेल्स होती हैं, लेकिन खास बात क्या होती है कि इस जगह पर, किस जगह पर? आपके जो ट्रेकिया है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सीलिया, ठीक है। इन सेल्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको आप क्या कहेंगे? सीलिया। दीज आर सीलिया। सीलिया यदि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तब हम इस तरह की कॉलमनार सेल को क्या बोलते हैं? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम आप इनको कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, और कई बार बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसको पूछा जाता है कि ये जो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होती है, यह कहाँ पाई जाती है? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, विंड पाइप या ट्रेकिया में पाई जाती है। इनका कार्य क्या होता है? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम का कार्य क्या होता है? आपने देखा होगा कि यदि आपको सर्दी जुकाम हो जाती है तो आपके कफ बनता है, ठीक है, कफ, फिर आप उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो ये क्या करते हैं? सीलिया कोई भी अनवांटेड मटेरियल होता है, म्यूकस होता है, ज़्यादा म्यूकस का सिक्रेशन होता है गले में या विंड पाइप में, तो ये उसको वापस उल्टा बाहर निकालती है, माउथ के रास्ते वापस उसको बाहर भेजती है। अन्यथा क्या होगा? आपके जो लंग्स है वहाँ पर उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? निमोनिया कहते हैं। आपने सुना होगा फेफड़ों में पानी भर गया, ठीक है, तो कोई पानी नहीं भरता है, वो एक प्रकार का तरल द्रव्य होता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। यदि म्यूकस की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, निमोनिया उनको ही होता है जिनके सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है, ठीक है, जिनके कफ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर, उनको निमोनिया होता है। तो ये जो सीलिया होते हैं, ये क्या करते हैं? उस म्यूकस को या कफ को वापस बाहर मुंह की तरफ धकेलने का कार्य करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू आल्सो हैज सीलिया। कॉलमनार एपिथेलियल जो सेल होती है उनमें सीलिया भी होते हैं, व्हिच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जो कि आपके एपिथेलियल सेल्स पर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शन पर बाल नुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। दे सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट pushes the mucus forward to clear it, है ना। ये क्या करती है? म्यूकस को ऊपर की तरफ उल्टी दिशा में क्या करती है? उनको फ्लो करवाती है, और एपिथेलियम को क्लियर रखने का कार्य करती है। एपिथेलियम के ऊपर यदि कफ जम जाता है तो उसको साफ करने का कार्य ये करते हैं। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो इस तरह के जो एपिथेलियम है उसको आप क्या बोलेंगे? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बोलेंगे। ओके, देन आप यहाँ पर इस पे थर्ड पैराग्राफ पे आ जाइए।
क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट आपका जो टाइप है वह क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आप इसको भी नोट कर लें थोड़ा सा, ठीक है। हर प्रकार की जो आपके टिश्यू होते हैं एपिथेलियम के, उनके बारे में एक दोनों लाइन, उनका डायग्राम, स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपके आता है, हमने स्क्वेमस पढ़ लिया, कॉलमनार पढ़ लिया, स्ट्रेटिफाइड पढ़ लिया। देन आपके आता है चौथे नंबर पर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इस टिश्यू की सेल कैसी होंगी, क्यूबॉइडल। क्यूब का मतलब जैसे आपके ये एक घन है, ठीक है। घन आप जानते हैं, मैथ्स में हम पढ़ते हैं क्यूबॉइडल, ठीक है। तो ये उसी तरह का क्या है, एक क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, बहुत सारी सेल। इसके पास एक और सेल होगी, फिर उसके बाद एक और सेल होगी, इस तरह से कई सारी सेल जुड़ी होती हैं। लेकिन इनका आकार कैसा होता है, क्यूबॉइड जैसा, जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। सेकंड नंबर पर जो बनी हुई है सेल्स टिश्यू, इनको हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद क्यूब cells form the lining of kidney tubules and ducts of salivary gland। ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है। They are found in the ducts of kidney tubule। किडनी ट्यूब्यूल क्या होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। किडनी के ट्यूब्यूल, किडनी आपके यकृत को कहते हैं, जिसके अंदर आज हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। किडनी आप जानते हैं, किडनी आपके दो पेयर में होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। एक लेफ्ट एक राइट, दोनों के अंदर ब्लड जाता है, ठीक है। और ब्लड इनके अंदर से आता है प्योर होकर। पहले तो ब्लड जाएगा इनके अंदर और फिर इनमें से ब्लड आएगा प्योर होकर, ठीक है। बीन से अपनी किडनी होती है, थोड़ा स्ट्रक्चर अपन अच्छे से बना लेते हैं। थोड़ा बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है किडनी का। इनके अंदर आपके इम्प्योर ब्लड जाता है और फिल्टर होकर प्योर ब्लड बाहर आता है। इनको यदि हम खोल कर देखें किडनी को, तो इनके अंदर आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसको हम वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। फिर ये हेनले का लूप होता है और ये आपके एक लंबी ट्यूबुल होती है और फिर ये एक लंबी डक्ट्स के अंदर जाकर खुलती है, ठीक है। और ये जो डक्ट है इसके अंदर ऐसी कई सारी हजारों की संख्या में यहाँ पर डक्ट्स आकर खुलती हैं। ये बहुत सारी डक्ट्स इसमें आकर यहाँ पर खुलती हैं, बहुत सारे इस तरह की डक्ट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम आपकी किडनी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। या आप इनको नेफ्रॉन कह सकते हैं। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी क्या बना रही है, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रही है, मतलब बॉडी के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी करती है। तो ये एक्सक्रीशन का कार्य कहाँ होता है, जो बेसिक यूनिट है वह क्या है, नेफ्रॉन। आपकी ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड आर्टरी होती हैं, ये इस कप लाइक शेप में, इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसको हम क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल। इसके अंदर आपके बहुत सारी वेसल्स, छोटी छोटी ब्लड, बहुत बारीक बारीक क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स इसके अंदर आती हैं और इसमें से बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड लेकर आती हैं, जो कैसा होता है, इम्प्योर होता है। वह इम्प्योरिटीज कहाँ चली जाती है, इस कैप्सूल के अंदर चली जाती है और इस तरह से आपका ब्लड क्या होता है, प्योर होता है। तो ये जो ट्यूब्यूल है इसको हम क्या बोलते हैं, किडनी ट्यूब्यूल बोलते हैं, या नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल बोलते हैं, या हेनलेस लूप बोलते हैं। तो इन लूप में आपके क्या पाए जाएंगे, कौन सी एपिथेलियम पाई जाएगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा, ओके। एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके अलावा जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसकी डक्ट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप ये डक्ट्स की जगह यदि लिखते हैं लाइनिंग ऑफ
किडनी ट्यूब्यूल तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। और इसके अलावा ये आपके डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं? आपके मुंह में लार आती है, ठीक है, आप जाते हैं रोड पर जा रहे हैं, आपने देखा पानी पतासे का ठेला लगा हुआ है, पानी पूरी, ठीक है, हमारे यहाँ पानी पतासे बोलते हैं उनको, आपके यहाँ हो सकता है पानी पूरी बोलते हैं। तो आपके मुंह में क्या आता है? लार आ जाती है, पानी आने लगता है। तो वह कहाँ से आता है? वह आता है आपके सलाइवरी ग्लैंड से। लाल ग्रंथियाँ आपके जबड़ों के पीछे क्या होते हैं? 2-3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है, यानी लार निकलता है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, इनसे क्या निकलती है? कुछ नलिकाएं। जैसे एक ग्लैंड है और इस ग्लैंड से क्या निकलती है? नलिका निकलती है। और इन नलिकाओं के भी नाम होते हैं, जैसे स्टेंसन डक्ट, हाँ, उनका आप बाद में स्टडी कर लेंगे। पर अभी आप ध्यान रखें कि इनसे निकलने वाली जो नलिकाएं होती हैं, ये भी किसकी बनी होती हैं? आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रहे, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके हर चीज़ को डायग्राम सहित आपको बता रहा हूँ। आप इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखें। एग्जाम में क्या पूछेंगे? टाइप्स बताइए, वो कहाँ पाई जाती हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, इस तरह से किसी भी टिश्यू के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और सिर्फ 9th क्लास की बात नहीं है, ये चीज़ें आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें और नोट करते रहें। Where it provides mechanical support। तो इन डक्ट्स में या ट्यूब्यूल्स में, या आपके किडनी ट्यूब्यूल है और ये आपके सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट है, तो इनके अंदर क्या करते हैं? सपोर्टिव फंक्शन होता है। सबसे ऊपरी परत जो होती है वह तो आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम की होगी, उसके नीचे क्या पाई जाएगी? ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाएगी। या हो सकता है स्क्वेमस एपिथेलियम ना हो, सिर्फ क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही हो। तो ये मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत मजबूत होती हैं, क्योंकि आपको पता है स्क्वेमस एपिथेलियम तो बहुत पतली होती है, महीन होती है, जल्दी से कट पड़ जाती है। और इनमें यदि ऐसा कटना फटना होगा आपके ट्यूब्यूल्स में, तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है बॉडी को, इसलिए ये मजबूत होती हैं थोड़ी, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। कभी कभी क्या होता है, आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होती हैं वो आपकी कॉलमनार सेल भी हो सकती है या क्यूबॉइडल सेल्स भी हो सकती हैं। इन दोनों सेल्स में से कोई भी सेल्स हो सकती हैं। वे क्या करती हैं? ग्लैंड का रूप ले लेती हैं। जैसे यहाँ पर एक ग्लैंड बन गया आपके जबड़ों के नीचे, जिन्हें क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। इसके अलावा बॉडी में कई सारे ग्लैंड होते हैं छोटे छोटे, आपके जैसे पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं जिसे हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं। हाँ, छोटे छोटे ग्लैंड्स बने होते हैं स्किन के नीचे। तो ये क्या है? ये भी आपके इन्हीं एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। Which are secret substances at the epithelial surface। ये क्या करते हैं? एपिथेलियल की सरफेस की तरफ कुछ सबस्टेंसेस को, कुछ पदार्थों को सिक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं। Sometimes a portion of the epithelial tissue fold inwards and a multicellular gland is formed. This is glandular epithelium। तो क्या होता है? जैसे कभी कभी आपकी ये कोई एपिथेलियम सेल है, इसमें कई सारी सेल्स बनी हुई है, चिपकी हुई है ना। ये क्या करेगा? इनफोल्डिंग कर लेगा। इनफोल्डिंग का मतलब मुड़ जाएगा अंदर की तरफ, ऐसे मुड़ जाएगी एपिथेलियम और क्या बना लेगी? एक ग्लैंड बना लेगी, और इसके अंदर कोई पदार्थ क्या होने लग जाएगा? बनने लग जाएगा। जैसे आपके पसीने की ग्रंथियां होती हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं, तो ये इसके अंदर बनने लग जाएगा और ये इसको एपिथेलियम की तरफ क्या करने लगेगी? सिक्रेट करने लगेगी, बाहर निकालने लगेगी। तो इस तरह की एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो हमारा 5वां टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, वह बना लेगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। 5वें टाइप के रूप में आपके कौन आता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम आती है।
इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, और ये क्या बनाएंगी, दे फॉर्म ग्लैंड्स। कैसे बनते हैं ग्लैंड्स, बाय द इनफोल्डिंग ऑफ, इनफोल्डिंग का मतलब अंदर जाकर मुड़ जाना, फोल्डिंग हो जाना, और फिर उससे एक ग्लैंड का निर्माण करना। और इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ चीज़ों का आपके सिक्रीशन होता है, ठीक है। दे सीक्रेट सम सब्सटेंसेस लाइक स्वेट, स्वेट ग्लैंड होता है, उससे क्या निकलेगा, स्वेट यानी होता है पसीना, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। कुछ हार्मोनल ग्लैंड भी होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड है आपके, ये सब आपके एपिथेलियम से बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो एपिथेलियम होगी उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी ये काफ़ी लंबा हो चुका है आपका वीडियो, तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वीडियो जब बनाएंगे हम, तो उसमें कनेक्टिव टिश्यू आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। आप अच्छे से नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें। ओके।